नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत को लेकर। आज इसके प्रथम पाठ को, जिसका नाम बातचीत है, उससे हम प्रारंभ करेंगे। यह एक निबंध है जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। हम इसमें जानेंगे कि निबंध क्या है। इसको 3 हिस्सों में रखेंगे हम। सर्वप्रथम लेखक के बारे में, उसके पश्चात निबंध क्या है, उसके कितने खंड होते हैं, तत्पश्चात हम फिर पाठ के मुख्य भाग की ओर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है बातचीत, जिसके लेखक, जैसा मैंने बताया, बालकृष्ण भट्ट हैं। आइए सबसे पहले हम लेखक का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखते हैं। आपका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 को ही। इनके माता पिता की बात की जाए तो माता का नाम पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थीं, पढ़ी लिखी महिला थीं, और उन्होंने ही इन्हें आगे बढ़ाया था अध्ययन के क्षेत्र में जाने के लिए। और इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। यदि इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। पारंपरिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं ले पाई है। और यदि वृत्ति की बात करें कि किन किन तरह के कामों में इन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा, तो कई प्रकार के विद्यालयों में आपने अध्यापन का कार्य किया, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण उन विद्यालयों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यदि रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही इन्होंने हिंदी वर्धिनी सभा, जो प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसे यह निरंतर 33 वर्षों तक प्रकाशित करते रहे। आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप जानते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, 4 कालों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, उसके पश्चात उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, और तत्पश्चात चौथा भाग आधुनिक काल, या उसे गद्यकाल भी कहा जाता है। तो गद्यकाल दरअसल भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ माना जाता है कि गद्य का विकास भारतेंदु युग में हुआ, और उसके ये एक समर्थ साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। पत्रिकाओं में यह नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनैतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे, और उस समय की सामाजिक परिस्थिति जो थी उस पर इनकी लेखनी लगातार चलती रही। 1881 में वेदों की आपने युक्तिपूर्ण समीक्षा की। उसके कुछ ही वर्ष पश्चात 1886 में लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर, जो कि एक नाटक था, उसकी आपने कठोर आलोचना की। आप यह ध्यान देंगे कि यहाँ जो अंक लिखे हुए हैं वो सभी देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। इसके पश्चात यदि इनकी रचनाओं के बारे में हम जानें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्दकोश का निर्माण चल रहा था। उसमें प्रोफेसर श्याम सुंदर दास द्वारा आमंत्रण पर यह वहाँ गए उस कार्य को करने के लिए, किंतु अच्छा व्यवहार नहीं होने के चलते फिर वहाँ से वह अलग हो गए। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव है। और नाटक की बात करें तो पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दैमंती कथा का स्वयंवर, बाल विवाह आदि। प्रहसन में आपने जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना आदि। और निबंध की बात करें तो
करीब 1000 निबंध आपने लिखा, जिसे कालांतर में बाद में भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। यद्यपि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गद्य ही इनका एक महत्वपूर्ण पक्ष था, गद्य में भी इन्होंने निबंध को बहुत अधिक परिमार्जित करने का काम किया। आइए हम जानते हैं रचनाकार के बारे में और अधिक। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में यदि हम बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी और उसमें से एक बालकृष्ण भट्ट भी थे। इन्हें निबंधकार तथा प्रमुख आलोचक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग, जो भारतेंदु युग के पश्चात आने वाला युग है, द्विवेदी युग के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करने वालों में बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि कोई भी लेखक जो उनकी लेखनी में उतरता है वह उस समय की परिस्थिति से प्रभावित होता है। हम सभी जानते हैं कि उस समय की स्थिति सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई थी, अतः इनकी लेखनी जो है सामाजिक सरोकारों पर ज़्यादा चली। जैसे सामयिक विषयों पर इन्होंने बहुत लिखा, समसामयिक समस्याओं पर जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, अंग्रेजी शिक्षा, अंधविश्वास आदि पर आपने लिखा। आपके लेखन में एक खास बात थी, व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक और कलात्मक निबंध के रूप में आपने लिखा। प्रस्तुत निबंध यदि हम बात करें, बातचीत, इनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर वार्ष्णेय पंडित की यदि बात हम करें तो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, और रामविलास शर्मा ने भी धर्म कहा है कि यदि इन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहें तो यह अनुचित नहीं होगा। यह रचनाकार का एक संक्षिप्त परिचय था। अब चूंकि यह पाठ निबंध है, अतः हम निबंध के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि निबंध क्या है और उसके कितने खंड होते हैं। किसी विषय पर सुव्यवस्थित, रचनात्मक, विचारपूर्ण तथा क्रमबद्ध रूप से लिखना ही निबंध कहलाता है। सुव्यवस्थित अर्थात वह एक व्यवस्थित क्रम में हो, रचनात्मकता उसमें हो और विचार हो उसमें, और एक क्रमबद्धता उसमें हो, तब उसे हम निबंध कहेंगे। सामान्यतः निबंध के 3 महत्वपूर्ण भाग माने गए हैं। सबसे पहली जो उसकी कड़ी है वह भूमिका या प्रस्तावना कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम निबंध की भूमिका की चर्चा करते हैं कि जिस विषय वस्तु पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी भूमिका कैसी होगी, उसकी प्रस्तावना कैसी होगी। उसके पश्चात उसके मध्य भाग में हम प्रवेश करते हैं, जिसे प्रसार भी कहा जाता है। प्रसार में उस विषय वस्तु की लंबी चर्चा हम करते हैं, और अंत में तीसरे खंड में, जिसे उपसंहार या अंत कहा जाता है, उस पर अपना विचार हम प्रस्तुत करते हैं। उसका उपसंहार कैसा हो और अंत कैसा हो, ये 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। निबंध के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, किंतु हम आचार्य शुक्ल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने निबंध को कितने प्रकारों में बांटा है। तो आचार्य शुक्ल के मतानुसार निबंध के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। इसमें स्थान, परिस्थिति, दृश्य, वस्तु आदि का वर्णन किया जाता है, जिसे वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी, विचारात्मक निबंध। इसमें लेखक अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति से किसी विषय के गुण और दोष का वर्णन करता है। इसमें लेखक का विचार ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके विचार जो होते हैं वह ज़्यादा मुखर होकर उसमें प्रस्तुत होते हैं। और तीसरा, भावात्मक निबंध। यह भाव प्रधान निबंध होता है। इसमें लेखक किसी विषय पर अपने भाव को प्रकट करता है। तो ये निबंध के 3 प्रकार हैं,
आचार्य शुक्ल कहते हैं, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ को निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। अर्थात कोई विषय एक है, किंतु उसको देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण हमारा अलग अलग हो सकता है। और वही निबंध की खासियत है। किसी विषय पर हमने निबंध लिखा और किसी और व्यक्ति ने लिखा, तो नज़रिया हम दोनों का अलग हो सकता है। ये निबंध की विशेषता होती है। यदि हिंदी के प्रमुख निबंधकारों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि गद्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, तो सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसी कोटि के कवि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, बाल मुकुंद गुप्त, और फिर निबंध में बहुत ही बड़ा योगदान, आलोचना में बहुत बड़ा योगदान देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि व्यक्तियों का नाम हम हिंदी के निबंधकार के रूप में जान सकते हैं। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। बातचीत जिसका शीर्षक है। अब हम पाठ पर बढ़ेंगे और उसे पढ़ेंगे। बातचीत। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। इसमें कुछ शब्द आए हैं। इसमें लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन उनमें वाक शक्ति जो है, यानी बातचीत करने की शक्ति, यह एक अनोखी शक्ति है। यदि वाक शक्ति न होती हममें, तो बाकी इंद्रियां काम तो करती, लेकिन हम अपने मन की स्थिति को, मन के भावों को किसी के सामने कह सुन ही नहीं पाते। अतः ये एक अजीब सा लुंज पुंज होकर हम कहीं ना कहीं एक कोने में बैठे रहते, अपने भावों को किसी को कह भी नहीं पाते, ये स्थिति होती। अतः बातचीत एक महत्वपूर्ण जरिया है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसीलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि यहाँ पाठ जो लेखक हैं वह स्पीच और बातचीत के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। स्पीच में जहाँ जो वक्ता होते हैं उनको ऐसी बात कहनी होती है, ऐसा एक अंश निकालना होता है जिसमें श्रोता या सामीन जो हैं वो तालियां बजाएं, करतल ध्वनि करें और वह पुलपिट पर जाकर खड़ा हो जाए, यानी इसे पायदान हम कहते हैं। या स्पीच एक ऐसी चीज़ है जिसे पुण्याहवाचन एक शब्द यहाँ आया है। पुण्याहवचन यानी मांगलिक कार्य में जो पहले
पाठ किया जाता है, श्लोक पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं। या नांदी पाठ एक शब्द आया है यहाँ पे, नाटक के पूर्व में मांगलिक श्लोक जो पढ़ा जाता है वो। तो इस प्रकार में क्या है कि श्रोता को अनवरत न चाहते हुए भी तालियां बजानी पड़ती हैं, और यदि ऐसी स्थिति नहीं हो तो जो वक्ता हैं वह सहज महसूस नहीं करते हैं। तो स्पीच एक हद तक बातचीत से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण मानते हैं लेखक। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहकहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। इसमें कहा गया है कि बातचीत का निराला ढंग है, इसमें किसी तरह की करतल ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। न इस बात का डर है कि लोग हमारी बात को सुनकर हंसेंगे, कहकहे उड़ाएंगे। बातचीत तो ऐसा है कि दो आदमी बैठकर बात कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात सामने निकल आई जिस पे हम हंस दिए। तो बातचीत और स्पीच के बीच का जो गैप है, यानी जो अंतर है, लेखक इस निबंध में इंगित कर रहे हैं कि स्पीच एक दूसरी चीज़ है। स्पीच के जगह पे हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। श्रोता जिस बात को सुन रहे हैं वो सुनने के पश्चात उनके लिए वह ग्राह्य है या नहीं, उनके लिए सही है या नहीं, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। और बीच बीच में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिसमें श्रोता तालियां बजाएं, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। किंतु बातचीत का ढंग ही निराला है, उसमें इस प्रकार की किसी भी बात का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। बस दो लोग बैठे, बातचीत प्रारंभ हो गई, उसमें न करतल ध्वनि की आवश्यकता है, न ही हमारी हंसी उड़ाए जाने की का डर है। ये स्थिति है जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। यानी कि जैसे मनुष्य को आनंद प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, खाने पीने, चलने फिरने, इन सभी चीज़ों की, उसी प्रकार से बातचीत भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। वह इस बातचीत के क्रम में परम आनंद प्राप्त करता है। और जिन व्यक्तियों को बातचीत की लत पड़ जाती है वो सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। वह बात करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या उनका समय नष्ट हो रहा है, इस बात का उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता और वे बातचीत में मग्न रहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभाने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। इसमें एक रॉबिन्सन क्रूसो की बात की गई है जो 16 वर्षों तक जंगल में रहते हैं और वह मनुष्यों के संपर्क में नहीं रहते हैं, किंतु 16 वर्षों के पश्चात फ्राइडे से जब एक शब्द सुनते हैं, वह एक वाक्य सुनते हैं, तो उसे असीम आनंद प्राप्त होता है। इसकी चर्चा लेखक ने की है कि उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक नया चोला पहना हो, आदमी का नया चोला।
क्योंकि भाषा से उसकी कभी भेंट हुई नहीं थी। तो भाषा या बातचीत का ये आनंद है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही संभव हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। यानी कि जब तक हम किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, तब तक उनके बारे में अंदाज लगा पाना मुश्किल होता है कि वह कैसे हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत हम करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलने लगती है। जैसा कि बेन जॉनसन के बारे में कहा गया है, यहाँ लेखक ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हम उसके बारे में जान पाते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी मन स्थिति क्या है, या वह किस प्रकार से बातचीत करता है। तो बातचीत से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, हमारे समक्ष आती हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यहाँ लेखक ने बातचीत के बारे में यह बताया है कि बातचीत यदि 2 लोगों के बीच रखी जाए तो ही वह सर्वश्रेष्ठ बातचीत है। जैसा कि एडिसन ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वो दोनों अपनी अपनी बातों को दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रखते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन 2 से अधिक व्यक्ति यदि होते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि 6 कानों में बात पड़ जाती है तो वह बात खुल जाती है। किसी बात को यदि हम कहते हैं तो वह एक से दूसरे की बात के कानों में होती हुई वह बात कुछ और ही निकल कर सामने आती है। यदि 2 आदमी के बीच अगर कोई तीसरा व्यक्ति प्रकट हो जाता है, आ जाता है, तो उन 2 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत हो रही थी उसमें विघ्न पड़ जाता है और फिर वो बातचीत दूसरी दिशा में बढ़ जाता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखें भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। यानी कि यहाँ लेखक ने उदाहरण दिया है कि जब गर्म दूध और ठंडे पानी के बर्तन को आपस में रखते हैं तो एक की गर्मी दूसरे के पास पहुंचती है और एक की ठंडक दूसरे के पास पहुंचती है। उसी प्रकार से जब 2 व्यक्ति आपस में बैठे रहते हैं एक दूसरे के पास तो एक दूसरे का गुप्त ज्ञान भी दोनों के पास आदान प्रदान होता रहता है। तो जब केवल बैठने से यह प्रभाव है तो जब बातचीत होगा तो उसका क्या असर होगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। ये बातें हमने 2 व्यक्ति के साथ देखी, अब हम देखते हैं कि 3 व्यक्तियों के साथ यह कैसा होगा। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नग से जड़ जाती है। उपरांत यदि इसके बाद जब 4 व्यक्ति हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल
राम रमोवल कहलाएगी, हम उसे संलाप नहीं कह सकते हैं। ये लेखक कहते हैं कि दो व्यक्तियों की बातचीत बेहद शालीनता से होती है, संजीदगी से होती है, लेकिन जब वह तीन व्यक्तियों की बातचीत होती है तो उसमें भी एक त्रिकोण से सा बनने की हम गुंजाइश रखते हैं। लेकिन वही तीन के बाद यदि एक और व्यक्ति का प्रवेश हो जाए, यानी वह चार हो जाए, तो फिर वह बातचीत नहीं रहती, वह केवल फॉर्मेलिटी हो जाती है। और वह बातचीत केवल राम रमोवल यानी बतकही जिसे हम कहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी, उसे हम संलाप या बातचीत नहीं कह सकते हैं। अभी तक हमने पाठ के एक हिस्से को देखा, अब बाकी हिस्से को हम अगली कक्षा में देखेंगे। हम आशा करते हैं कि अब तक की कक्षा जो आपके बीच रखी गई है, आपने उसे संजीदगी से सुना होगा और उसे समझा भी होगा। इस निबंध के अगले हिस्से को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।